गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। प्राकृतिक वनस्पति जो है विश्व में कौन कौन से भाग में ज़्यादा है, कौन से भाग में कम है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर थ्रेट्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को किन चीज़ों से खतरा है, यानी इनके लिए खतरे वाली चीज़ें कौन सी है, थ्रेट्स कौन कौन से हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। हम वाइल्ड लाइफ और जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। हमने 6th क्लास में 7th क्लास में ये पढ़ा है कि पूरा जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको मोस्टली 3 भागों में 4 भागों में बांटा जाता है। लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और बायोस्फीयर हो गया, यानी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। और इन सबको मिला के एक इकोसिस्टम बनता है, एक प्राकृतिक परितंत्र बनता है, जिसके अंतर्गत नॉर्मली 2 चीज़ें आती हैं। सारे वाइल्ड लाइफ्स, या ये कह सकते हैं सभी तरह की एनिमल्स जो होते हैं, यानी बैक्टीरिया से लेके एलिफेंट तक, बड़े बड़े हाथी जो है, सभी तरह के जीव जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और साथ ही साथ सभी तरह के प्लांट्स शामिल होते हैं, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फना, यानी वनस्पति जगत और प्राणी जगत। और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि पेड़ पौधे जो है वो जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं और जीव जंतु जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको नॉर्मली परितंत्र के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स क्या है, कि हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, उसके अंदर प्लांट्स का महत्व क्या होता है। प्लांट्स प्रोवाइड्स टिम्बर, लकड़ी देते हैं प्लांट्स जो हैं वो हमें, टिम्बर देते हैं, लकड़ी देते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जानवरों के लिए घर देते हैं। पौधे जो हैं वो फर्नीचर के लिए, डेली यूज़ के लिए हमें लकड़ी देते हैं, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में कुछ लकड़ी का यूज़ करते हैं, वो देते हैं। और जानवरों का प्राकृतिक आवास, सभी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे चीज टोटली फुल्ली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है, जैसा आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं। वो एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रोटेक्शन सॉइल टू इसेंशियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, की पौधों के लिए उपयोगी मृदा को बचाने का काम करते हैं, यानी सॉइल इरोजन जो होता है उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स क्या है, कि लकड़ी देते हैं, जानवरों के लिए घर देते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल को इरोज होने से बचाते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स के रूप में यूज़ करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स के रूप में काम करते हैं। आपने बहुत सी जगह, हमने पिछले इसी के अंदर हमने जो सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा था उसमें हमने शेल्टर बेल्ट्स पढ़ी थी, कि रक्षक मेखलाएं जो है, कि खेतों के चारों ओर पौधों की कतारें लगाई जाती है, पेड़ों की कतारें लगाई जाती है, जो उनको हवा से और वाटर से जो इरोजन होता है उससे बचाने का काम करते हैं। उसके बाद हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। और आपने एक सदगुरु का नाम सुना होगा, जो कि नदी बचाओ अभियान चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि यदि हम रिवर के दोनों साइड 5-5 किलोमीटर के एरिया में यदि हम पेड़ लगा दें, प्लांट्स लगा दें, तो जो नदियाँ डेड हो चुकी हैं, यानी जिनके अंदर पानी सूख चुका है, उन रिवर्स को दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है, दोबारा से उनको बचाया जा सकता है, दोबारा से उनके अंदर पानी उपलब्ध हो सकता है।
गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स वनस्पति दूध, तारपीन का तेल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पेपर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्लांट्स उपलब्ध करवाते हैं। अब उसके बाद है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशंस, कि पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो प्लांट्स हैं, जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के लिए, यानी पेड़ पौधों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में किसका रोल होता है। सबसे मेन रोल होता है टेम्परेचर और मॉइस्चर का, तापमान और आर्द्रता का, कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा होती है। स्पेशली आपने पढ़ा होगा कि अमेज़न बेसिन जो है और इक्वाटर के पैरेलल जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे हमारा अंडमान निकोबार देखा जाए या अमेज़न बेसिन देखा जाए या अफ्रीका के कंट्रीज़ देखा जाए, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वनस्पति है। ठीक ऐसे ही यदि नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण बार बार रेनफॉल होता है और उसके कारण वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा होती है। 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं। वनस्पति जो है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। मेनली वनस्पति जो है, नेचुरल वेजिटेशन जो है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉरेस्ट यानी जहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं, तो फॉरेस्ट में जहाँ पे पेड़ों की संख्या, पेड़ों की क्वांटिटी और उनकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है, उनकी सघनता ज़्यादा होती है, उनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जो हैवी रेनफॉल एरिया में होता है। दूसरा, एवरेज रेनफॉल एरिया जो होते हैं वहाँ पे ग्रास लैंड्स होते हैं, घास स्थल होते हैं। और तीसरा, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, वहाँ पे जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पे सर्ब्स और टुंड्रा वनस्पति मिलती है, झाड़ियाँ। टुंड्रा वनस्पति का मतलब जो कोल्ड डेजर्ट में पाई जाती है, जो ठंडे एरिया में पाई जाती है, उसको हम टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। आगे कहता है कि मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी, यानी आर्द्रता जो होती है वो वनस्पति की सघनता और उसके आकार को चेंज करती है। उसके जो कितने ज़्यादा पेड़ हैं और उनका साइज़ क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में मॉइस्चर कितना रहता है। यदि मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पर पेड़ों की संख्या, पेड़ों की सघनता, पेड़ों का आकार जो है वो ज़्यादा होगा। और यदि मॉइस्चर कम है तो वहाँ पे पेड़ों का आकार जो है वो कम होगा और उनकी संख्या भी कम होगी। जैसे डेजर्ट एरिया की यदि हम बात करें तो डेजर्ट एरिया में मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत उनकी डेंसिटी जो होती है ट्रीज़ की वो बहुत लो होती है और उनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। अब उसके बाद है कि फॉरेस्ट जो है उसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनको हम नॉर्मली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस पर्णपाती वन। एवरग्रीन या ये कह सकते हैं ऐसे ट्रीज, ऐसे फॉरेस्ट जो हैवी रेनफॉल एरिया में होते हैं, और डिसीडियस का मतलब ऐसे ऐसी वनस्पति जो छोटे रेनफॉल एरिया में होते हैं। अब उसके बाद है कि वाई फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिसिंग रैपिडली, कि विश्व में वन जो है वो तेज़ी से गायब क्यों हो रहे हैं, कि वनों की संख्या, उनकी डेंसिटी जो है वो घटती क्यों जा रही है। कहते हैं कि लास्ट 2 डिकेड्स में जो है, लास्ट 2 दशक जो है, उनके अंदर पॉपुलेशन जो है बहुत इंक्रीज हुई है। तो उनके लिए, रेजिडेंस के लिए, उनके रहने के लिए लैंड की ज़रूरत हुई है। उसके अकॉर्डिंग ही फॉरेस्ट को कट करके उनकी जगह रेजिडेंस बनाने शुरू कर दिए। और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हुई है। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज करने के लिए, उनकी फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है उसको फिलअप करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज किया गया है। कृषि की जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि, उसको बढ़ाया गया है, जिसके कारण
उनके जो वन हैं उनको काटा गया है। अब चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको